दोपहर हो गई है, आज तो मेरी बोनी भी नहीं हुई। माँ की दवाइयाँ भी तो लानी है और घर का राशन भी। ये सोचते हुए आंचल कई सारी रंग बिरंगी नेल पॉलिश लेकर सड़क किनारे उदास बैठी हुई थी। तभी उसे एक सेठानी दिखाई दी। आइए मेम साहब, देखिए मेरे पास कितनी सारी रंग बिरंगी नेल पॉलिश है, वो भी कम दाम में। एक बार इन्हें अपने हाथों पर लगाकर तो देखिए, आपके हाथों की रौनक बढ़ जाएगी। ए लड़की, मैं तुझे फुटपाथ से नेल पॉलिश खरीदने वाली नजर आ रही हूँ क्या? मैं सिर्फ ब्रांडेड नेल पॉलिश खरीदती हूँ। मुझ पर दया करो मेम साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान के लिए एक नेल पॉलिश खरीद लो ना। एक बार कह दिया ना, नहीं लेनी तेरी घटिया नेल पॉलिश। मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना तेरी सारी नेल पॉलिश उठाकर नाली में फेंक दूंगी, समझी? ये कहते हुए औरत वहाँ से चली गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आंचल की एक भी नेल पॉलिश नहीं बिकी। अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, शाम हो गई है, मुझे अब घर वापस चलना चाहिए। लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ? घर में तो राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। आंचल ये सोच ही रही थी कि तभी एक औरत सड़क किनारे बचा हुआ बासी खाना रखकर चली गई। ये देख आंचल दुखी होते हुए बोली, इससे पहले कि गाय या कुत्ता आए, मुझे जल्दी से खाना उठा लेना चाहिए। बेचारी आंचल ने सड़क किनारे फेंका हुआ खाना फटाफट से एक थैली में उठा लिया। लगता है भगवान की यही इच्छा है, आज यही बासी खाना खाकर गुजारा कर लूंगी। तभी आंचल सोचते हुए मन ही मन बोली, नहीं नहीं, मैं ये खाना घर नहीं ले जा सकती। माँ पहले से ही बीमार है, कहीं बासी खाना खाकर और बीमार ना हो जाए। ऐसा सोचकर आंचल बासी खाना वहीं छोड़कर घर पहुंची। तभी उसकी माँ जानकी बोली, आ गई बेटी, आज बड़ी देर लगा दी आने में। माँ, आज बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। फिर तो आज तुम्हारी बहुत सारी नेल पॉलिश बिक गई होगी। नहीं माँ, आज मेरी नेल पॉलिश एक भी नहीं बिकी। निराश मत हो बेटी, देखना एक दिन तुम्हारी खूब बिक्री होगी। माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। बिक्री ना होने की वजह से मैं खाने का सामान नहीं ला पाई। आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बिटिया दुखी मत हो, देखना एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। उसके बाद माँ बेटी पानी पीकर सो गईं। अगली सुबह आंचल ने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की और नेल पॉलिश बेचने बाजार जा पहुंची। लेकिन इस बार भी उसकी एक भी नेल पॉलिश नहीं बिकी। ये देख आंचल बहुत दुखी हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नेल पॉलिश बेचना बंद करना पड़ेगा। आंचल को आवाज लगाते लगाते काफी देर हो गई, लेकिन सभी लोग उसे अनसुना कर दूसरी बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। भूखी प्यासी बैठी आंचल की हिम्मत जवाब देने लगी। अब मुझे चलना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला। निराश होते हुए आंचल अपनी नेल पॉलिश की टोकरी सर पर उठाए घर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो लकड़ी की गठरी उठाने की कोशिश कर रही थी। हे राम, कितना भारी है, मुझसे तो उठाया भी नहीं जा रहा। बूढ़ी औरत को देख आंचल को उस पर दया आ गई और वो बोली, अम्मा रहने दो, आपसे नहीं उठेगा। हाँ बेटिया, पर क्या करूं, मुझे कैसे भी करके लकड़ी की गठरी को घर तक ले जाना होगा, नहीं तो चूल्हा नहीं जल पाएगा। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपकी गठरी घर तक पहुंचा देती हूँ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं पास के जंगल में है। तो चलिए, आप मुझे रास्ता बताती जाना, मैं आपकी गठरी ले चलती हूँ। ठीक है बेटिया, तुम मेरे पीछे पीछे चलना। लकड़ी की गठरी बहुत भारी थी, फिर भी आंचल ने बूढ़ी औरत की मदद की। बस बेटी, यहीं रुक जाओ, मेरा घर आ गया। लीजिए माँ जी, आपकी गठरी। ये कहते हुए आंचल ने लकड़ियों की गठरी घर के आंगन में रख दी। फिर पसीना पोंछते हुए बोली, अम्मा मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी, चक्कर आ रहे हैं। तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बूढ़ी औरत लोटे में पानी भरकर लाई और आंचल से बोली, बिटिया पानी पी लो, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं अम्मा, वो दरअसल सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए चक्कर आने लगे हैं। बिटिया, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया, बताओ। अब मैं आपको अपने दुख की बात क्या बताऊं अम्मा? बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हें? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
अम्मा, मैं रंग बिरंगी नेल पॉलिश बेचा करती हूँ, लेकिन कुछ समय से मेरी दुकान नहीं चल रही। एक वक्त खाना भी नहीं मिल पाता, बहुत परेशानी में हूँ। आंचल ने बूढ़ी औरत को घर की बुरी स्थिति के बारे में बताया। बेटिया, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने का रास्ता है मेरे पास। बूढ़ी औरत आंचल को लेकर जंगल के अंतिम छोर पर पहुंची, जहां पर एक झिलमिलाती हुई नदी बह रही थी। वो कोई आम नदी नहीं, बल्कि जादुई नेल पॉलिश की नदी थी। नदी में रंग बिरंगी नेल पॉलिश बहते देख आंचल बहुत ही हैरान हो गई। अरे ये क्या, नदी में इतनी सारी रंग बिरंगी नेल पॉलिश बह रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिटिया, ये जादुई नेल पॉलिश की नदी है। जादुई नेल पॉलिश की नदी? हाँ, और ये जादुई नदी हर किसी को दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ उन्हीं को नजर आती है जिनका मन साफ और नेक हो। तुम इनमें से एक हो। अब तुम जादुई नेल पॉलिश की नदी का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरे अम्मा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाई। आंचल घबराते हुए जादुई नेल पॉलिश की नदी की ओर बढ़ी। तभी नदी में से आवाज आई, डरो नहीं आंचल, तुम जितनी चाहे नेल पॉलिश यहाँ से ले जा सकती हो। इस जादुई नदी की अब से मालकिन तुम ही हो। आंचल जादुई नदी का धन्यवाद कर ढेर सारी नेल पॉलिश लेकर बाजार में बेचने गई। नेल पॉलिश इतनी आकर्षक और मनमोहक थी कि आंचल की सारी नेल पॉलिश कुछ ही पल में बिक गई। एक ही दिन में आंचल ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए। इस तरह जादुई नदी की नेल पॉलिश से कुछ ही दिनों में आंचल की गरीबी दूर हो गई। इतना ही नहीं, आंचल ने अपनी एक और बहुत बड़ी कॉस्मेटिक की दुकान खोली। लड़की हो या औरत, हर कोई आंचल की दुकान से ही नेल पॉलिश खरीदना चाहता था। आंचल की दुकान धीरे धीरे हर जगह मशहूर हो गई। लेकिन उसकी ये तरक्की पुष्पा नाम की औरत, जो कि एक ब्रांडेड कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी, उससे देखी नहीं गई। आंचल की दुकान फेमस होने की वजह से उसकी दुकान में बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। इस बात से पुष्पा को आंचल से बहुत जलन होने लगी। जब से इस भिखारन ने अपनी यहाँ दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है, वो एक भी ब्रांडेड सामान नहीं बेचती, फिर भी लाखों की कमाई कर रही है। लगता है कहीं से काला जादू सीख कर आई है, तभी तो सभी ग्राहक उसकी दुकान में खींचे चले जाते हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, कुछ तो करना होगा। क्यों ना मैं इसकी दुकान को ही जला दूं? उसके बाद सभी ग्राहक मेरी दुकान में आएंगे। अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए पुष्पा सही मौके का इंतजार करने लगी। जब आंचल अपनी दुकान बंद कर घर चली गई, तभी ताक में बैठी पुष्पा जलती हुई मशाल लेकर उसकी दुकान की ओर बढ़ी। अब देखती हूँ कैसे इसकी दुकान में कल से ग्राहक आते हैं। अब इसकी दुकान को जलाकर राख कर देती हूँ। पुष्पा आंचल की दुकान में आग लगाने ही वाली थी, तभी एक तेज रोशनी हुई और कई सारी रंग बिरंगी नेल पॉलिश ने पुष्पा को घेर लिया। ये देख पुष्पा घबरा गई। अरे, इतनी सारी नेल पॉलिश हवा में कैसे उड़ रही है? इसका मतलब मेरा शक सही था, उसने काला जादू सीख रखा है। तभी उनमें से एक नेल पॉलिश बोली, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो वापस चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। भूत! नेल पॉलिश बोल कैसे रही है? चल भाग पुष्पा यहाँ से। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से भाग खड़ी हुई। घर पहुँचकर पुष्पा की जान में जान आई। शुक्र है जान बच गई, लेकिन मेरा प्लान तो फेल हो गया। अब मैं क्या करूँ? कुछ सोच पुष्पा। एक काम करती हूँ, कल पहाड़ी वाले तांत्रिक को बुला कर लाती हूँ। तांत्रिक ही काला जादू तोड़ सकता है। अगली सुबह होते ही पुष्पा पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास गई और दुकान पर हुई घटना के बारे में बताया। तो चिंता मत कर बच्चा, मेरे पास हर जादू का तोड़ है। चल मुझे उस जगह ले चल। पुष्पा रात होने का इंतजार करने लगी। आंचल जब अपनी दुकान बंद कर घर चली गई, तब पुष्पा पहाड़ी वाले तांत्रिक को लेकर वहाँ पहुँची। यही है बाबा उस लड़की की दुकान। अच्छा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। हा 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 हा। ये कहते हुए तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और आंचल की दुकान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक तांत्रिक के दोनों हाथ एक जगह जम गए। ये मेरे हाथों को क्या हो गया? मेरे हाथ हिल क्यों नहीं रहे? पुष्पा रानी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मेरी मदद करो।
अरे कैसे तांत्रिक हो तुम भला? मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? मैं तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए लाई हूँ। मुझे क्या पता था ये जगह इतनी खतरनाक होगी। मैंने गलती कर दी तुम्हारी बात मानकर। हाँ, पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अब क्या हुआ? हाँ, मैं तो चली, मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी। ये कहते हुए पुष्पा वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ कई सारी जादुई नेल पॉलिश ने पुष्पा को घेर लिया। तभी उनमें से एक नेल पॉलिश बोली, हमने तुम्हें कल चेतावनी दी थी, लेकिन तुम बाज नहीं आई। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम बेचारी आंचल की दुकान जलाना चाहती थी, लेकिन जब तक हम आंचल के साथ हैं, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, समझी? नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। हम तुझे यहाँ दोबारा आने का मौका ही नहीं देंगे। इससे पहले कि पुष्पा वहाँ से भाग पाती, तभी एक तेज रोशनी निकली और पुष्पा समेत तांत्रिक को नेल पॉलिश में बदल दिया। मुझे वापस इंसान बना दो, मुझे अपना असली रूप चाहिए। तेरी वजह से तांत्रिक से नेल पॉलिश बन गया। हाय रे मेरी किस्मत। ये कहते हुए दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगे। वहीं दूसरी ओर आंचल जादुई नेल पॉलिश की नदी से नेल पॉलिश बेचकर कुछ ही महीनों में अमीर लोगों में उसका नाम भी शुमार हो गया और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक। ये कहानी हीना नाम की लड़की की है, जो अपनी सौतेली माँ कावेरी और बहन रोली के साथ रहती थी। हीना के पिता ओम प्रकाश दूर शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए उन्हें जब भी छुट्टी मिलती तभी वो अपने परिवार से मिलने आया करते थे। कावेरी हीना से बहुत नफरत करती थी। वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वहीं उसकी बेटी रोली दिखने में बहुत सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो भी हीना का मजाक उड़ाया करती थी। कावेरी घर का सारा काम हीना से ही करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? चल जाकर रोली के कमरे की सफाई कर। और हाँ, खबरदार अगर जो किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। अब यहाँ खड़ी क्यों है? चल जा यहाँ से। ठीक है माँ, मैं अभी कर देती हूँ। इतना कहकर हीना रोली के कमरे की सफाई करने लगी। तभी उसकी नजर अलमारी में रखी गुलाबी रंग की फ्रॉक पर पड़ी। अरे वाह, कितनी सुंदर फ्रॉक है। काश मेरे पास भी ऐसी फ्रॉक होती। हीना ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ रोली आ गई और वो गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रॉक को हाथ लगाने की? माँ, कहाँ हो तुम? इधर आओ जल्दी। रोली की चिल्लाने की आवाज सुनकर इतने में ही वहाँ कावेरी आ पहुँची। क्या हुआ रोली, क्यों शोर मचा रही हो? देखो ना माँ, इसने मेरी नई फ्रॉक को हाथ लगाया। इससे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ न लगाए। क्यों री, तुझे कितनी बार कहा है ना, फिर भी तुझे कोई बात समझ नहीं आती क्या? गवार कहीं की। माँ, मुझे भी ऐसी फ्रॉक दिला दो ना। मेरे पास एक भी नई फ्रॉक नहीं है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है फिजूल खर्ची के लिए। चल जा यहाँ से। माँ, मेरे पास एक ही फ्रॉक है जो कई जगह से फटी हुई है। मुझे भी एक नई फ्रॉक चाहिए। 2 वक्त का खाना मिल जाता है ना तुझे, और क्या चाहिए? चल जा यहाँ से। जा जाकर अपना काम कर, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई बड़ी महारानी नई फ्रॉक पहनेगी। हाँ। पर माँ, रोली के पास इतने सारे फ्रॉक है, आप उन्हीं में से मुझे एक दे दो ना। तुझे एक बार कह दिया तो समझ नहीं आता क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर जरा, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर कावेरी झाड़ू से हीना की पिटाई करने लगी। मत मारो माँ, माँ दर्द हो रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा। अब खड़ी क्यों है? जा जा यहाँ से। पीने का पानी खत्म हो गया है। जा जल्दी से लेकर आ, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हिना रोते हुए घड़ा लेकर पानी भरने नदी किनारे जा पहुँची और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सभी मुझ पर हंसते हैं। मेरे पास एक भी नई फ्रॉक नहीं है। माँ, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी बेटी का क्या हाल हो गया है। मैंने नई माँ को फ्रॉक खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे मारा। अगर तुम जिंदा होती तो मुझे ढेर सारे फ्रॉक दिलाती ना माँ। ये कहते हुए रोने लगी कि तभी अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। तभी उसके सामने साड़ी पहने हुए एक औरत प्रकट हुई, जिसे देख हिना आश्चर्य में पड़ गई। आप कौन है?
बेटी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या आप मेरी माँ हैं? मैंने माँ को कभी नहीं देखा। माँ, तुम आ गई? माँ, तुम मुझे छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई थी? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना माँ। दुखी मत हो बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब से तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहना। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। ये कहते हुए हिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अच्छा, आज के बाद तुम रोना नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम्हें फ्रॉक चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगी। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। हिना ने अपनी आंखें बंद की। बेटी, अब अपनी आंखें खोलो। हिना ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है। हाँ बेटी, भगवान जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। क्या जादुई फ्रॉक? हाँ बेटी, इस फ्रॉक में एक जादुई जेब है। जब भी तुम उस जेब में हाथ डालोगी तुम्हें हर रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा। और हाँ, ये तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेगी। जादुई फ्रॉक पाकर हिना बहुत खुश हुई। बेटी, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। शाम भी होने वाली है। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। हिना अपनी माँ से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ी। हिना के जाते ही उसकी माँ भी वहाँ से गायब हो गई। वास्तव में वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि एक परी थी जो अक्सर पृथ्वी पर घूमने आया करती थी। वहीं दूसरी ओर हिना के पास नई फ्रॉक देखकर उसके सौतेली माँ और उसकी बहन रोली अचरज में पड़ गई। ए लड़की, बता, ये फ्रॉक तुझे किसने दी? किसी की चुरा कर तो नहीं लाई? सच बता। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये मेरी माँ ने दिया है। वो मेरे लिए आसमान से लेकर आई है। एक तो चोरी करती है, ऊपर से झूठ बोल रही है। सच सच बता, ये फ्रॉक कहाँ से चुरा कर लाई है? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी, तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। इतना कहकर कावेरी ने हिना को मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाया, जादुई फ्रॉक के जादू से डंडा एक फूल में बदल गया। ये देख कावेरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ए लड़की, लगता है तू कहीं से जादू टोना सीख कर आई है। आज तुझे भूखा रखूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर कावेरी अपने कमरे में चली गई। वहीं हिना को बहुत जोरों की भूख लग रही थी कि तभी अचानक उसके सामने ढेर सारे व्यंजन अपने आप प्रकट हो गए। तभी जादुई फ्रॉक में से आवाज आई, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पेट भर कर खा लो। हिना ने खुशी खुशी पेट भरकर खाना खाया। फिर हिना जादुई फ्रॉक की जेब में से हर रोज सोने का सिक्का निकालकर एक बड़े से गुल्लक में जमा करके रखने लगी। लेकिन एक दिन कावेरी ने हिना को जादुई फ्रॉक में से सोने के सिक्के निकालते हुए देख लिया। फिर किसी बहाने से हिना को घर का सामान लाने बाहर भेज दिया। उसके जाते ही कावेरी ने जादुई फ्रॉक चुराकर अपनी अलमारी में रख लिया। हिना जब सामान लेकर घर आई तो अपने कमरे में जादुई फ्रॉक ना पाकर परेशान हो गई और कावेरी से बोली, माँ, आपने मेरी फ्रॉक देखी है? कहीं मिल नहीं रही। मुझे नहीं पता तू किस फ्रॉक की बात कर रही है। मैं तेरी फटीचर फ्रॉक लेकर क्या करूँगी? अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। हिना उदास होकर अपने कमरे में चली गई। हिना के जाते ही कावेरी अलमारी में से जादुई फ्रॉक निकालकर सोने के सिक्के पाने के लालच में जैसे ही जेब में हाथ डाला, तभी उसमें से 2 हाथ बाहर आए और कावेरी को कसकर पकड़ लिया। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। कि तभी जादुई फ्रॉक में से एक आवाज आई, लालची दुष्ट औरत, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। तूने हिना पर बहुत अत्याचार किए हैं ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से हिना को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। ये कहकर कावेरी रोने लगी। तभी कावेरी की रोने की आवाज सुनकर हिना वहाँ आ गई। हिना बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बचा लो मुझे, नहीं तो ये जादुई फ्रॉक मुझे मार डालेगी। अपनी सौतेली माँ को मुसीबत में देख हिना ने जादुई फ्रॉक से विनती की, जादुई फ्रॉक,
कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दीजिए, ये जैसी भी है मेरी माँ है। हिना के इतना कहते ही वो दोनों हाथ अपने आप गायब हो गए। इस तरह कावेरी की जान बच गई। उस दिन के बाद से कावेरी हिना को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नाइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जादुई आम के पेड़ का जादू। एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना गांव में एक गरीब चरवाहा थी। वो गांव के लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाती थी, लेकिन इधर कई महीनों से वो गरीबी में अपना दिन गुजार रही थी, क्योंकि गांव के लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। अब चलकर शहर में ही कोई नौकरी ढूंढनी होगी, यहाँ तो अब कोई काम नहीं मिलता। उसके बाद सपना शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ती है। हाथ में सिर्फ एक पोटली थी जिसमें खाने के लिए उसने कुछ रोटियां रखी हुई थी। उसे जहां भूख लगती वो पोटली खोलकर रोटी खा लेती। चलते चलते सपना बहुत थक गई थी। वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ के जड़ों में गिर गई। तभी अचानक पेड़ में से आवाज आई, अरे कोई है जो मुझे थोड़ा सा पानी पिला सके? सपना ने उठकर इधर उधर देखा। इधर उधर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो झट से गई और पास में बहने वाली नदी से पानी लेकर आई और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही पेड़ में से फिर आवाज आई, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस पेड़ के पास एक गड्ढा करो, उसमें तुम्हें एक आम की गुठली मिलेगी। उस गुठली को तुम अपने साथ ले जाओ और उसे अपने आंगन में लगा देना। जल्द ही वहाँ एक आम का पेड़ उग जाएगा। वो पेड़ तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए होगा, लेकिन आज के बाद कभी रोना मत। सपना ने जब गड्ढा खोदा तो सच में गड्ढे में एक आम की गुठली थी। सपना ने उसे उठा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कौन है और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं इससे बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकली थी, अब यही सही। घर आकर सपना ने अपने आंगन के एक कोने में आम की गुठली लगा दी। सुबह जब वो सोकर उठी तो वहाँ पर आम का पेड़ उग गया था। सपना बहुत खुश हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये आम का पेड़ मेरी इच्छा कैसे पूरी करेगा। तभी उसने देखा कि पेड़ की डालियों पर छोटे छोटे आम लगे हैं। एक आम नीचे गिरा था। सपना ने खाने के लिए उस आम को काटा तो उसने देखा उसमें सोने की गुठली थी। सपना की आंखें हैरानी से फैल गई। वो पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ने की सोचने लगी। तभी उस आम के पेड़ से आवाज आई, सपना, सारे आम मत तोड़ना, थोड़ा सब्र करो। मैं जो आम नीचे गिराऊंगा तुम वही आम उठाना और एक एक करके बाजार में बेच देना। तुम इस पेड़ की जितना ज्यादा देखभाल करोगी तुम्हें उतना ज्यादा फल मिलेगा। और ध्यान रखना, इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर सपना ने उस पेड़ में पानी डाल दिया और वहीं बैठ गई। उसी समय उसकी एक पड़ोसी नंदनी वहां आ गई। नंदनी ने जैसे ही सपना को देखा वो बोली, अरे सपना, तुम तो काम के लिए शहर गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? हाँ बहन, गई तो थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आई। अरे तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को दिखा लिया होता। इतना कहकर नंदनी वहाँ से चले गई, लेकिन उसने सारे गांव में इस खबर का ढिंडोरा पीट दिया कि सपना वापस आ गई है। एक काम करती हूँ, गांव में ही कोई काम ढूंढती हूँ। सपना ने गांव में काम ढूंढा। उसे एक खेत में काम मिल गया। उस दिन उसने खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद जब पेड़ के पास गई तो कुछ आम नीचे गिरे थे। सपना ने फटाफट उन सभी आम को काटा। अरे ये तो कमाल हो गया, इन आमों में भी गुठली की जगह सोना है। सपना तुरंत सोना लेकर बाजार गई और उसे बेच दिया। सपना को उसकी उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब सपना बहुत खुश थी। अब तो ये रोज का नियम बन गया था
धीरे धीरे सपना के पास बहुत धन हो गया। उसके रहन सहन और उसके कपड़ों में तो बहुत बदलाव आ गया था। उसका बदलता हुआ जीवन देखकर नंदिनी को बहुत जलन होती थी। वो मन में सोचती है, अरे इस गरीब की तो किस्मत ही बदल गई, पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई इसकी। नंदिनी हमेशा इसी ताक में रहती थी कि सपना क्या करती है। एक दिन सुबह सुबह नंदिनी ने आंगन में एक बॉल डाल दी। उसके बाद बॉल लेने के बहाने वो उसके आंगन में चली गई। वहाँ उसने देखा कि सपना पेड़ के नीचे से आम उठा रही है। अरे सपना बहन, ये तो आम के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए, मैं भी तो खाकर देखूं कैसा है। सपना ने चुपचाप उसे आम दे दिया। जब नंदिनी ने आम काटा तो वो साधारण आम था। अरे ये तो साधारण आम है, साधारण आम बेचकर कोई कैसे इतना अमीर बन सकता है। नंदिनी सोचती रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ और राज है। उसके बाद नंदिनी रोज सुबह सुबह सपना के आंगन में झांकती रहती थी। एक दिन उसने सपना को आम से सोना निकालते हुए देख लिया। उसी रात को वो चुपके से सपना के आंगन में चली गई। फिर उसने जैसे ही आम के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही बहुत सारी आम की डालियां चरमराई और नंदिनी के ऊपर गिर पड़ी। बचाओ बचाओ! नंदिनी बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं पड़ी रही। जब सपना सुबह उठकर आंगन में गई तो उसने नंदिनी को देखा। अरे तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अरे बहन मुझे बचा लो, पहले मुझे इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई, मैं तो सिर्फ एक आम तोड़ने आई थी। सपना मन में सोचती है, अच्छा हुआ जो उस दिन इसको सोने की गुठली वाला आम नहीं मिला। उसके बाद सपना ने नंदिनी के ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई। फिर नंदिनी वहाँ से भाग गई। बाप रे बाप, अब तो कभी इसके घर की तरफ देखूंगी भी नहीं। इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था, बाल बाल बच गई मैं। नंदिनी बहुत डर जाती है और वहाँ जाने के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचती। दूसरी तरफ सपना सोचती है, अब मुझे गांव में बहुत सारी जमीन खरीद लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं एक बार इस बारे में उस पेड़ से पूछ लेती हूँ। फिर सपना पैदल ही जंगल में उस पेड़ के पास चली गई और बोली, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर आम के पेड़ लगा दूं। मैं सही सोच रही हूँ ना? हाँ सपना, तुम बहुत अच्छा सोच रही हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना हो सके उतना दान पुण्य करना और गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सपना ने गांव में बहुत सारी जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर आम के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर उसने एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं एक चरवाहा हूँ। सपना गरीबों की खूब मदद करती है और उसने गांव में एक सरकारी अस्पताल भी खुलवा दिया। अब सपना गांव में ठकुराइन के नाम से विख्यात हो गई और पूरा गांव उसको खूब आदर देने लगा। कुछ ही दिनों में सपना ने एक अच्छा जीवन साथी चुनकर अपनी शादी कर ली और अपने पति के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगी।